हेलो, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है RFBL फ्लेक्सीपैक्स। इस कंपनी का आईपीओ खुला हुआ है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 12 मई से 14 मई के बीच में इसका आईपीओ खुला हुआ है। 50 का इन्होंने इस कंपनी ने प्राइस सेट किया है, जिसमें आप लोग बोली लगा सकते हैं आईपीओ के अंदर में 116 करोड़ रुपए की इस कंपनी ने अपनी वैल्यू लगाई है। पूरी कंपनी की वैल्यू 35 करोड़ रुपीज ये उठाना चाह रही है, जिसमें सारे के सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं। प्रमोटर्स अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं। साथ में ही देखा जाए तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में आफ्टर दी आईपीओ 70% स्टेक मालिकाना हक रह जाने वाला है। नेक्स्ट ये कंपनी करती क्या, तो ये जो पैकेजिंग आइटम्स होते हैं उनको बनाने का काम करती है, जैसे कि आप इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ये इनके प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। इनके पास में क्या है कि जो फ़िल्म्स आती हैं, जो प्लास्टिक की फ़िल्म्स आती हैं, 2-3 प्लास्टिक की फ़िल्म्स को आपस में मिला करके उनके ऊपर में प्रिंटिंग करके कि जिस भी ब्रांड का ऑर्डर आ रखा है पैकेजिंग के लिए, वो फिर प्रिंटिंग करके उस प्लास्टिक के ऊपर में बाद में चिपका करके आपस में, और फिर जितना पैकेजिंग की साइज़ रखनी है वो साइज़ के हिसाब से काट करके और फिर वापस पेस्ट करके और जिस भी कंपनी का ऑर्डर आया है उनको पैकेजिंग आइटम डिलीवर कर देते हैं। तो बेसिकली कंपनी क्या करती है, जो ऑर्डर कर लेती है फ़िल्म के शीट्स और बाद में साइज़ के अनुसार काट के जो है डिलीवर कर देती है प्रिंटिंग करके उनकी जो ब्रांड्स वैल्यू है। सो वी गॉट द बेसिक आइडिया। साथ में कंपनी का दूसरा काम एक और है कि जो प्लास्टिक की फ़िल्म्स होती हैं उनको खरीदने और बेचने का भी काम करती है, और साथ में आजकल एक वो जो वूवन जो मटेरियल होता है, जो कि यू नो इस इस टाइप के आपने पैकेजिंग जो आइटम्स हैं वो देखे होंगे, वूवन पैकेजिंग आइटम्स। तो ये इनकी जो फ़िल्म्स आती हैं बड़ी-बड़ी, उनके अंदर में ट्रेडिंग करने का भी काम करती है। बेसिकली इनका जो मेन बिज़नेस है मैन्युफैक्चरिंग का, वो जो प्लास्टिक वाले जो पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, उनको बनाने का और डिलीवर करने का काम है, इसके अंदर में नहीं। सो यू गॉट द बेसिक आइडिया व्हाट कंपनी डज। नेक्स्ट, अब कंपनी जो पैसे उठा रही है ये किस काम में लेने वाली, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वर्किंग जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड, दैट मीन्स कंपनी और मशीनरीज वगैरह स्टैब्लिश करना चाहती है, जिसमें कंपनी के 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बाकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कंपनी को माल खरीदना, सैलरी वगैरह पे करना, वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट होता है उसमें पैसा खर्च करने वाली है। बेसिक रीजन है, अच्छे रीजन है, कंपनी को आगे फ्यूचर में प्रॉफिट देने के अंदर में काम आने वाले हैं। अब यहाँ पे जो देखा जाता है कंपनी की जो शुरुआत है 2005 के अंदर में हो गई थी। यहाँ पर डेट नहीं लिखी हुई है, डेट कहीं और पे लिखी हुई है, सबर फ्लेक्सीपैक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से। एंड बाद में इन्होंने जो अपना नाम चेंज कर लिया था 2022 के अंदर में, जो कि RFPL फ्लेक्सीपैक्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर इसके बाद में इन्होंने अपना जो है अगेन नाम चेंज कर दिया, प्राइवेट हटा दिया, लिमिटेड में चेंज कर लिया, और अभी आईपीओ से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। राइट, और इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। और इन्होंने जो मेनली जो इनका बिजनेस सबसे ज़्यादा बढ़ा है वो पिछले 2 साल के अंदर में ही बढ़ा है। उससे पहले कुछ खास इनका बिजनेस आ नहीं रहा था, जो कि एक रेड फ्लैग है। नाउ यू गॉट द बेसिक आइडिया कि रेड फ्लैग्स इस कंपनी के अंदर में बहुत सारे हैं। पहला भी रेड फ्लैग तो यही है कि कंपनी प्लास्टिक के बिजनेस के अंदर में काम करती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर एक रूल बना, एक रेगुलेशन आया और इनके पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, वो सबसे बड़ा रिस्क है। अगर ये वूवन वाला जो जो मटेरियल है इसके अंदर में अगर ये काम करते हैं, अगर इसके अंदर प्रिंटिंग वाला सिस्टम चालू कर देते हैं, तो हो सकता है कि फिर भी बने रहे। बट प्लास्टिक वाला जो इनका मेन बिजनेस है, जिससे इनका मेन रेवेन्यू आ रहा है, वो तो एक गवर्नमेंट के रेगुलेशन से दूर पड़ा हुआ है बंद होने के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, आप लोग अगर इनके नंबर्स को चेक करेंगे कि जो इनके पास में कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स का अगर डेटा चेक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा कि जो नए कस्टमर्स 24-25 के अंदर में आए हैं वो 5 हैं, और रिपीटेड कस्टमर्स की जो संख्या है वो भी यहाँ पर कम होती ही नजर आ रही है, जो कि अगेन एक बड़ा रिस्क है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर में नए कस्टमर इनको नहीं मिल रहे हैं, पुराने कस्टमर से जो ऑर्डर्स हैं वो मिल रहे हैं। अब जैसे कि हमने देखा कंपनी के दो तरीकों से बिजनेस आता है, दैट इज वन इज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड वन इज फ्रॉम द ट्रेडिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग से इनका सबसे ज़्यादा आज के दिन, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग से पहले इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता था, बाद में भी रिसेंटली कम होता चला गया है, बिकॉज प्लास्टिक वाले में कम हो रहा है। बाकी जो ट्रेडिंग से बिजनेस है, जो कि वूवन मटेरियल जो मैंने आपको दिखाया, उससे ट्रेडिंग से इनका बिजनेस आता है आज के दिन। दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग से इनका बिजनेस नहीं आ रहा है, ट्रेडिंग से इनका बिजनेस आ रहा है। ट्रेडिंग का मतलब होता है कहीं से खरीद लिया और कहीं बेच दिया, खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो बिज़नेस है वो धीरे-धीरे कम होता नज़र आ रहा है, जिसको आप लोग यहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपका एक जगह और ध्यान लेके जाना चाहूँ तो ये वो है कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो उसमें भी वूवन वाला जो फैब्रिक वाला जो पैकेजिंग मटेरियल है, उससे ट्रेडिंग में भी बिज़नेस नहीं आ रहा। इनका जो मेन बिज़नेस आ रहा है वो ही अपना जो प्रिंटिंग का मल्टी लेयर जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल है, मतलब इनसे भी मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करवा रहे हैं, पैकेजिंग इनसे वो पैकेजिंग वाले आइटम्स हैं वो नहीं बनवा रहे, इनसे सिर्फ फ़िल्म ही खरीद ले रहे हैं। तो ये कि ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, कहीं और से वो फ़िल्म खरीद के आगे बेच दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का जो बिज़नेस है इनका धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। दैट इज़ अगेन ए बिग रिस्क ऑन द बिज़नेस।
अब जो कंपनी नई मशीनरी लगा रही है, वो भी सेम ही मशीनरी लगाने की बात कर रही है, जो कि अगेन प्रिंटिंग का, सॉल्वेशन का काम करेगी, मतलब चिपकाने का काम करेगी। सेम ही मशीनरी जो इनके पास में ऑलरेडी लगी हुई है, उसमें और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की बात कर रही है, जबकि इनके पास में ऑलरेडी 2025 का अगर देखा जाए डेटा, तो ये ऑलरेडी 50% के ऊपर में पहुंचे हैं। और इस बार तो 9 महीने का अगर डेटा चेक करते हैं, तो वहाँ पर तो ये 50% पे भी नहीं पहुँच रहे हैं। तो ये मशीनरी लगा क्यों रहे हैं? क्यों ये ज़मीन खरीद रहे हैं? क्यों फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं? क्यों लगा क्यों रहे हैं, जब ऑलरेडी इतनी बड़ी कैपेसिटी उनके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है? नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी का जो नाम है, लोगो है, आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं है। साथ में एक जो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ इस कंपनी से निकल के आती है, दैट इज़ दिस वन। कंपनी जो फैक्ट्रीज़ वगैरह यूज़ करती है आज के दिन, मोस्टली जो है वो ओन्ड बाय द कंपनी है। और जो एरिया वहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, 5000 स्क्वायर फीट, आधा आधा बीघा तक का यहाँ पे पूरा फैक्ट्री सेटअप इनका खुद का ओन्ड है। नेक्स्ट अगर हम उनकी बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट है, उसकी साइज़ कंटिन्यूअसली यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है पिछले सालों के मुकाबले। दैट इज़ अगेन नाइस, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो जो नाइस है, वो नाइस है नहीं। कंपनी का जो मोस्टली बैलेंस शीट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, वो या तो ट्रेड रिसीवेबल्स में अटका हुआ है, या फिर कंपनी के पास में इन्वेंट्री की फॉर्म में, मेनली ट्रेड रिसीवेबल्स की फॉर्म में अटका हुआ पैसा है। राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो रेवेन्यूज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अच्छे खासे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसको हम लोग प्रोडक्शन जो यूटिलाइजेशन है उसके साथ में कंपेयर करते हैं। और इनका मेनली जो बिजनेस आ रहा है अभी रिसेंट के हिसाब से, वो ट्रेडिंग बिजनेस से आ रहा है, और वो भी बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से हैम्पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, 2024 से 2025 के अंदर में रेवेन्यूज बहुत ही अच्छे तरीके से इंक्रीज हुए, और इन्होंने 8 करोड़ रुपए तक का नेट प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया। बट ध्यान से देखना कि इन्होंने मेनली जो यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, वो पुश किया हुआ रेवेन्यू है, एक्चुअली ऑर्गेनिकली आया हुआ नहीं है। वेरी बिग रेड फ्लैग। नेक्स्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर हम लोग यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं, जो कि नेगेटिविटी की तरफ में इशारा करते हैं। सो फाइनल व्यू इस कंपनी के बारे में बन रहा है कि मैनेजमेंट के पास में जो रेवेन्यूज़ हैं, वो पुश किए हुए रेवेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं। कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो पैसे उठा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उठा रहा है बस उठाने के लिए। स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना चाह रहे हैं। नो आइडिया वाई दे आर वांट टू लिस्ट द कंपनी इन द स्टॉक मार्केट, जस्ट टू रेज द मनी, बिकॉज आईपीओ अभी स्टॉक एसएमई कैटेगरी जो कंपनी है उनको अच्छा वैल्यू मिल रहा है, इसलिए ये भी आईपीओ से पैसा उठाना चाह रहे हैं, ऐसा रीज़न नज़र आ रहा है। बाकी इस कंपनी की अगर वैल्यू देखी जाए कि कितनी वैल्यू इस कंपनी की एक्चुअली ऑन द ग्राउंड है, तो फैक्ट्रीज जो कंपनी द्वारा ओन्ड है, उनको देखते हुए, इन्वेंट्री को देखते हुए, यहाँ पर इस कंपनी जो वैल्यू 120 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई जा रही है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 116 करोड़ के आसपास में वैल्यू लगाई जा रही है, और सारे डेटा को देखते हुए लग रहा है कि इसकी जो वैल्यू है, हाईएस्ट से हाईएस्ट 30 करोड़ के आसपास में नज़र आ रही है, 20 से 30 करोड़। उसके अलावा जितनी भी ऊपर वैल्यू है, वो मेड अप वैल्यू या फिर हाइप्ड वैल्यू नज़र आ रही है। सो ऐसा जो छोटे से ये जो माइन्यूट से एनालिसिस की इसमें नज़र आ रहा है। बाकी आपका व्यू जो है डिफरेंट हो सकता है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में पैसा लगाने के बारे में सोचें। आई कैन बी रॉन्ग अबाउट द कंपनी एज वेल, दिस इज जस्ट माई स्मॉल रिव्यू अबाउट दिस कंपनी, राइट, एंड आई कैन बी रॉन्ग एज वेल। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। फाइनली कोई भी आपका सवाल होता है, आप क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फाइनली सी यू टुमारो।